नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। और आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा, जो कि NCERT की पुस्तक है। अंतरा भाग 2 का पाठ विष्णु खरे। विष्णु खरे जी की 2 कविताएं इस पाठ में संकलित की गई हैं। पहली है एक कम और दूसरी है सत्य। तो आज हम इनकी पहली कविता एक कम को पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस कविता में विष्णु खरे जी ने उन परिस्थितियों का चयन किया है, उनके विषय में बताया है कि जब भारतवर्ष आज़ाद हो गया था। 1947 के पहले क्या स्थितियां थी और उसके बाद में क्या हो गई, लोग क्या चाहते थे और क्या उन्हें मिला और क्या नहीं मिला, इन्हीं सब पर उन्होंने चर्चा की है। तो आइए देखते हैं हम ये कविता। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीक़ों से मालामाल, आत्मनिर्भर और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई हाथ फैलाता है मेरे सामने एक चाय, 25 पैसे या रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से निश्चिंत रह सकते हो। तो कविता का मैंने उच्चारण किया, आप सभी ने सुना। आइए अब कविता का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कवि ने उन स्थितियों को इस कविता में लिया है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, जब देश के लोग जिनको आज हमने खो दिया, जो बलिदानी हैं हमारे लिए, शहीद हो गए हमारी आज़ादी को हासिल कराने के लिए, उन लोगों ने क्या यही सपना देखा था जिस भारत को आज हम देखते हैं? क्या उनके सपने में वैसा ही भारत था? ऐसा भारत उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। वो जब देश को आज़ाद करवाना चाहते थे तो उनके सपने यही थे कि जिस तरह से आज अंग्रेज़ों के जुल्मों को वो सहन करते थे, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और भी ना जाने कितनी ही बुराइयां थी, उन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। हमारा अपना शासन होगा जो कि सुशासन होगा। राम राज्य की कल्पना की थी उन लोगों ने। लेकिन जब 1947 का दिन आया, 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो लेखक कहते हैं, लेखक कह लो या कवि कह लो, कवि विष्णु खरे जी कहते हैं कि जब 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ तो वही लोग जो पहले आज़ादी की परिकल्पना में क्या क्या सपने देखा करते थे, बुना करते थे, उनमें से कुछ लोगों ने तो इतने ज़्यादा तरीके अपनाए आत्मनिर्भर बनने के, स्वयं को मालामाल करने के, और वे सब गतिशील हो गए। यानी कि उन्होंने अपने आप को मालामाल करने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो यही कवि कहते हैं कि इतने लोगों ने इतने तरीक़ों से, यानी कि हर तरह का तरीका उन्होंने अपनाया, चाहे वो सही हो या गलत हो, किसी भी तरीके से मेरे पास धन होना चाहिए, मैं सबसे अमीर होना चाहिए, अपने आप को ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित करने का, किसी भी तरह से सम्मान और धन, रईसी प्राप्त करने का लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। आगे कवि कहते हैं कि ऐसा हर एक व्यक्ति ने नहीं किया, परंतु जिन्होंने भी किया तो वो लोग अमीर होते गए और गरीब लोग जो थे देश के, वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए। उनके लिए तो आज़ादी से पहले भी कोई
मायने नहीं थे और आज़ाद हिंदुस्तान के भी उनके लिए कोई मायने नहीं थे। वो आज भी गुलामों की ज़िंदगी ही जी रहे थे और अभी भी जी रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके पास ना तो एक वक्त का खाना है, ना उनके पास रहने के लिए छत है और ना ही उनके पास पहनने के लिए वस्त्र हैं। तो अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। उनके बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए कवि कहते हैं कि अब जब कोई आगे हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ कि ये आदमी बहुत ज़्यादा ईमानदार है। वरना तो जिस तरीके से लोग पैसा कमाकर अमीर हो गए, तो क्या वो यदि उन गलत तरीक़ों को अपनाता तो वो अमीर नहीं हो सकता था क्या? वो भी हो सकता था, परंतु आज भी वो 25 पैसे के लिए या 1 कप चाय के लिए या 2 रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैला रहा है, तो इसका मतलब वो बेईमान नहीं है, वो ईमानदार है। कवि जान लेता है कि उसके सामने एक ईमानदार आदमी खड़ा है या एक ईमानदार औरत खड़ी है या एक ईमानदार बच्चा खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा कमाने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बेईमानी नहीं की किसी के साथ। क्या मानता हुआ वो जो व्यक्ति मांग रहा है, वो क्या मानता है अपने आप को? भिखारी, कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ या मैं कोढ़ी हूँ। अर्थात मैं लाचार हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर मेरा साथ नहीं देते, या मैं कंगाल हूँ, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। कोई भी काम करने व्यक्ति जाएगा तो उसके पास थोड़ा बहुत धन होना आवश्यक है। यदि अपनी छोटी सी दुकान ही खोलना चाहे तो बिना धन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। या फिर वो कोढ़ी है। कोढ़ी मतलब कुष्ठ रोग, जो कि एक ऐसा रोग है जो संक्रामक तो नहीं, लेकिन अछूत लोग मानते थे पहले हमारे देश में। पहले के समय में जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था तो उसको कोई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता था, और उस रोग में व्यक्ति के जिस स्थान पर, हाथों पर, पैरों पर, जिस भी जगह पर वो होता था, सफ़ेद चकत्ते बनना शुरू हो जाते थे और वो स्किन जो है, त्वचा उस जगह की वो सुन्न हो जाती थी। उस पर जलने का, नोचने का, किसी भी तरह का कोई आभास नहीं होता था और वो हिस्सा काम करना बंद कर देता था। तो इसलिए उसकी मजबूरी हो जाती थी, वो कुछ काम नहीं कर सकता था। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि या तो मैं कोढ़ी हूँ, या मैं कंगाल हूँ, या मैं लाचार हूँ। अर्थात मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से ही सक्षम नहीं हूँ कुछ करने के लिए, तभी मैं किसी के आगे हाथ फैला रहा हूँ और भीख मांग रहा हूँ। या हो सकता है कि मैं भला चंगा भी हूँ, तो मैं कामचोर हूँ, मैं काम करना ही नहीं चाहता। या मैं कोई धोखेबाज भी हो सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा धोखेबाज नहीं कि जो दूसरों को धोखा दे देकर लोग आज इतने ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर, इतने ऊंचे ऊंचे आसनों पर जाकर बैठ गए हैं। तो उस तरह का धोखेबाज मैं नहीं हूँ, लेकिन पूरी तरह तुम्हारी संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर मैं आश्रित हूँ। अर्थात तुम बार बार तुमसे मांगूंगा तो तुम कभी ना कभी गुस्सा होकर या परेशान हो जाओगे मेरे बार बार मांगने से, और तुम झल्लाते हुए मुझे 1 पैसा, 25 पैसा या 1 रुपया या 8 आने मुझे दे दोगे। परेशान होकर ही दे दोगे, या तुम्हें शर्म आ जाएगी, संकोच हो जाएगा कि ये बार बार मांग रहा है तो चलो इसको दे देते हैं। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी, मेरे बदन पर वस्त्र भी नहीं है, मैं निर्लज्ज हूँ, मुझे बार बार मांगने में कोई शर्म नहीं आती, परंतु मैं निराकांक्षी भी हूँ। तुम्हारी तरह मेरी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तुम्हारी हर एक होड़ से मैंने अपने आप को हटा लिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी तरह धन कमाना, मैं नहीं चाहता औरों से, जिस तरह से तुम औरों से आगे निकल जाना चाहते हो, मैं उस तरह से दूसरों से आगे निकल जाना नहीं चाहता, बल्कि मैं 2 वक्त की मुझे रोटी मिल जाए, चाहे वो भीख मांग कर ही मिले, मैं उसमें ही प्रसन्न हूँ। तो कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि निर्लज्ज है, जिसको मांगने में कोई शर्म नहीं आती, परंतु उसने अपनी आकांक्षाएं, अपने जीवन जीने के तरीके इतने ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े नहीं बना रखे कि उसको कोई शर्म
आ रही है। वो कहता है कि मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड़ से, मैं तुम्हारी किसी होड़ में शामिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। ना तो मैं तुमसे तुम्हारी किसी चीज़ में कोई हिस्सा मांग रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हारे से होड़ लगा रहा हूँ, और ना ही मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूँ, तुम्हारा विपक्षी हूँ। तो मुझको कुछ देकर, जो मैं मांग रहा हूँ रुपया 2 रुपया, उसको देकर, या नहीं देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे छोड़कर दूसरे घर मांगने चला जाऊँगा। तो आप यदि मुझे कुछ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर भी तुम कम से कम एक आदमी से निश्चिंत रह सकते हो कि वो तुमसे कभी भी होड़ नहीं करेगा, तुम्हारी प्रतिद्वंदिता का हिस्सा नहीं बनेगा, तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। तुम यदि उसे खुशी खुशी कुछ दे दोगे तो वो लेकर चला जाएगा, और यदि नहीं दोगे तो भी वो तुम्हें कुछ भला बुरा कहने वाला नहीं है, वो चुपचाप मांगते हुए आगे निकल जाएगा। तो कवि की दृष्टि में वो भीख मांगने वाला इंसान बिल्कुल ईमानदार है। क्यों? क्योंकि उसने आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे को पीछे नहीं छोड़ा है, किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है, कहीं उसने भ्रष्टाचार में अपना कोई योगदान नहीं दिया है, ना उसने रिश्वतखोरी में कोई योगदान दिया है, बल्कि वो ईमानदारी से केवल भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। तो वो ऐसे मालामाल और धनी लोगों से लाख दर्जे अच्छा है कि उसने देश को आगे, यदि देश में बेईमान लोग नहीं होते तो निश्चित रूप से आज देश अत्यधिक तरक्की कर चुका होता। अभी भी आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हम लोग विकासशील की श्रेणी में ही आ रहे हैं। यदि हमारे देश के सभी लोग ईमानदार होते तो देश आज हमारा विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होता। तो इसीलिए कवि कहता है कि वो व्यक्ति कवि की दृष्टि में ईमानदार है, क्योंकि उसने देश को कम से कम धोखा नहीं दिया है, देश को आगे बढ़ने में उसका कोई योगदान ही है। बेईमानों की तरह उसने अपने देश को पीछे नहीं धकेला है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी कविता विष्णु खरे जी की, और जैसा कि हम देख रहे हैं हिंदी, खड़ी बोली हिंदी भाषा का ही उन्होंने प्रयोग किया है। मुक्त छंद की कविता है, और एक आध जगह पर आपको इसमें नंगा, निर्लज्ज, निराकांक्षी में अनुप्रास अलंकार है, मिल गया है हमको। इसी तरह से हाथ फैलाना, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, और यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।